हिंडनबर्ग बंद होने जा रही है। आखिर हिंडनबर्ग फर्म बंद होने के पीछे के कारण क्या है, जिसने पूरी दुनिया में कई कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट जारी करके तहलका मचा दिया। आखिर वो अचानक से बंद क्यों हो रही है? आज आपको बताएंगे कि आखिर हिंडनबर्ग की शुरुआत कैसे हुई और अब बंद क्यों होने जा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब भी जारी होती थी, उसके बाद से ही तुरंत तहलका मच जाता था। शेयर मार्केट में हल्ला मच जाता था, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता था, तमाम तरह की चीजें सामने आने लगती थी। लेकिन अब हिंडनबर्ग के मालिक ने जो ऐलान किया है, उसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि हिंडनबर्ग बंद होने जा रही है। अब आखिर उसके पीछे बंद होने का कारण क्या है? आखिर क्या कोई दबाव है, क्या कोई प्रेशर है, या कुछ और समस्याएं हैं जिसकी वजह से उन्हें हिंडनबर्ग फर्म को बंद करना पड़ रहा है? लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो समय था 6 मई 1937 का, और जब अमेरिका के न्यू जर्सी के लेक हट्स एयर स्टेशन पर एक विमान उतरने की कोशिश कर रहा था, और उस विमान को उतरते हुए देखने के लिए जमीन पर नीचे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इस विमान को नाजी जर्मनी ने बनाया था, और इस विमान के पीछे नाजियों के दौर की गवाही देता हेकेन क्रूज बना हुआ था। नीचे से लोग देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक तेज धमाका होता है। नीचे खड़े लोग ठिठक जाते हैं, और 30 सेकंड के भीतर विमान आसमान से जमीन पर आकर गिर पड़ता है, और आसमान में काला धुएं का गुब्बार नजर आता है। जिसके बाद पता लगता है कि विमान के भीतर हाइड्रोजन गैस से भरे हुए 16 गुब्बारे थे, और इसमें आपराधिक लापरवाही करते हुए इस विमान में 100 लोगों को जबरन बैठाया गया था, जिनमें से 35 यात्रियों की मौत हो गई थी। उस समय हाइड्रोजन के गुब्बारों से पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया गया। नाथन एंडरसन नाम के शख्स ने जब इतिहास के पन्नों को पलटते हुए इस हादसे के बारे में पढ़ा, तो इस हादसे ने उनके लिए एक मैसेज छोड़ा, और मैसेज यह था कि इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम कर चुके नाथन एंडरसन ने तभी यह तय कर लिया कि वो एक ऐसी फर्म बनाएंगे जिसका उद्देश्य इंसान की लापरवाहियों से हो रहे नुकसान को रोकना होगा। और ऐसा नाथन एंडरसन ने दावा किया इस फर्म को बनाते हुए, हिंडनबर्ग को बनाते हुए। यह फर्म फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में काम करने वाली थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एंडरसन ने 2017 में एक फर्म बनाई, और इस फर्म का नाम सबसे चौंकाने वाला था। नाम रखा गया हिंडनबर्ग रिसर्च। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ दावा किया है। हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में लोगों की मिली भगत से हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। लेकिन इतिहास तो अपने अंदाज के लिए जाना जाता है। जो हाल हिंडनबर्ग का हुआ, असामयिक अंत हुआ उस नाम के जहाज का, और वही स्थिति अब हिंडनबर्ग रिसर्च की नजर आ रही है। 15 जनवरी 2025 को हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नाथन एंडरसन ने एक ऐलान किया, और जो फिर से सुर्खियां बन गया दुनिया भर में। एंडरसन ने कहा कि वे हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी। अब इसके बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या कोई दबाव है, या अपने मन से स्वेच्छा से करने जा रहे हैं? ऐसा निर्णय उन्होंने स्वेच्छा से लिया है क्या? एंडरसन ने इन गंभीर सवालों पर कोई उत्तर नहीं दिया है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने भारत में उद्योगपति अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया था, और भारत में तहलका मच गया था। इसके अलावा भारत के शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, और जिसके बाद एक बार फिर से भारत में हंगामा मच गया था, तहलका मच गया था, और जिसके बाद शेयर मार्केट में तमाम उठापटक हमने देखी।
लेकिन इसी के बीच जो है कई आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी लगते हैं और हिंडनबर्ग रिसर्च पर यह आरोप लगता है कि वो शॉर्ट सेलिंग करती है शेयर की। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार से पैसा कमाने का एक शॉर्टकट तरीका है। इसमें ट्रेडर अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेता है, वो भी एक तय सीमाअवधि के लिए, और उसके बाद उसे महंगे होने पर किसी और को बेच देता है, फिर सस्ता होने पर उसे वापस खरीद लेता है और मुनाफे के साथ मुनाफे का कुछ हिस्सा वापस कर देता है जिससे उसने शेयर उधार लिए हैं, उसी ब्रोकर को वापस भेज देता है। ये जो है शॉर्ट सेलिंग का तरीका होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के जो मालिक हैं नाथर, उन्होंने क्या कुछ किया है, यानी कि उनकी योग्यता, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो भी सुनिए। उन्होंने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की। फिर बीबीसी को 2020 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि वो कंपनी उतनी डेप्थ के साथ काम नहीं करती थी, इसलिए वो अपनी फर्म शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि ये साधारण सा विश्लेषण कर रहे हैं। एडरसन ने इस काम में गहराई से उतरने का निर्णय लिया और हिंडनबर्ग फर्म बनाई। अब हिंडनबर्ग का मकसद क्या था वो समझिए, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है। वो कहते हैं कि खाते बही की अनियमितताएं, मैनेजमेंट में बैड फैक्टर्स की पहचान, अघोषित लेन देन को सामने लाना, अवैध अनैतिक व्यवसायिक या वित्तीय रिपोर्टिंग को सामने लेकर आना, अघोषित रेगुलेटर वित्तीय प्रोडक्ट को सामने लाना। हिंडनबर्ग इस मकसद के लिए फोरेंसिक फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेती है। कंपनी का कहना है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल है, इसलिए कंपनी ने फाइनेंस के 11 ब्रिलियंट लोगों की नियुक्ति की है। और उन लोगों की नियुक्ति को लेकर नाथर ने एक पत्र लिखा 15 जनवरी 2025 को ही, जब उन्होंने बंद का ऐलान किया। और वो लिखते हैं कि मैंने उनमें से प्रत्येक को इसलिए काम पर नहीं रखा क्योंकि हमें कर्मचारियों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए रखा क्योंकि अब हमारे रास्ते मिले और मैंने देखा कि वो कौन हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि उन्हें नहलाना पागलपन था। वे सभी स्मार्ट, केंद्रित और काम करने में मजेदार हैं। बहुत कम या बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। जब आप उनसे मिलते हैं तो वे सभी बहुत अच्छे और विनम्र होते हैं, लेकिन जब अपने काम की बात आती है तो वे निर्दयता की हद तक तह में जाते हैं और वर्ल्ड क्लास काम करते हैं। नाथन की टीम के भीतर कौन कौन लोग हैं वो भी सुनिए। व्हिसल ब्लोअर, पत्रकार, वकील और दूसरे एक्टिविस्ट इसमें शामिल हैं। और लेकिन नाथर ने कभी भी उनकी पहचान उजागर नहीं होने दी, उसको गुप्त ही रखा है। अपना काम करने का तरीका कंपनी कैसे बताती है? वो कहती है कि निवेश के फैसले देने के लिए विश्लेषण, इन्वेस्टिगेटिंग रिसर्च, सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों पर रिसर्च, इन सबको मिलाकर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अडानी पर उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि भारत ने सबसे पहले इस फर्म के बारे में तभी जाना, हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में, जब अडानी ग्रुप पर उन्होंने आरोप लगाए। 2023 में यह आरोप लगा था, तभी भारत ने इसका नाम जाना था। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को निशाना बनाया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी और नियमों को ताक पर रखकर स्टॉक हेराफेरी और अकाउंटिंग धोखाधड़ी की है। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि ग्रुप ने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने और कर्ज को छिपाने के लिए ऑफशोर शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से कंपनी में मार्केट कैपिटलाइजेशन में $100 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। उनके शेयर एकदम से गिर गए थे। बाद में उन्होंने भले से उसे रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा नुकसान कंपनी को झेलना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने सेवी चीफ माधवीपुरी बुच पर भी उसी तरह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग का यह आरोप था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेवी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेवी के बीच मिलीभगत का आरोप लगा। हालांकि अडानी ग्रुप और माधवीपुरी बुच दोनों ने ही इस आरोप का खंडन कर दिया था। साथ ही इसके बाद 2020 में निकोला, अमेरिका की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसको लेकर उन्होंने एक खुलासा किया था और उसमें कहा था कि निकोला कॉरपोरेशन पर अपने हाइड्रोजन संचालित ट्रकों की क्षमता के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप था कि निकोला ने निवेशकों और जनता को अपनी तकनीक, विशेष रूप से अपने हाइड्रोजन ईंधन के बारे में गुमराह किया है।
इसके बाद कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 10 दिन के बाद कंपनी से इस्तीफा उसके कार्यकारी अध्यक्ष ने दे दिया था और खुलासे के बाद कई अमेरिकी कंपनी इस कंपनी की वित्तीय सहायता की जांच कर रही हैं। ट्विटर के सीईओ, जो पूर्व सीईओ थे, उन पर भी आरोप लगा था, जैक डोर्सी पर 2023 में ही। और जैक डोर्सी की एक कंपनी थी ब्लॉक इंक, उस पर जो है तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए थे। खाते में हेराफेरी करने का आरोप, सरकार की जो राहत है उसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। जिस खुलासे के बाद ब्लॉक इंक कंपनी को इतना झटका लगा कि उसके शेयर 20% गिर गए और 80,000 करोड़ का झटका लगा था। अब इसमें जो है जब इसको बंद करने का ऐलान किया तो उन्होंने नाथर ने जो है आगे ये भी लिखा कि हम सभी ने सटीक काम किया, कोशिश की कि शब्दों की बजाय हमारे सबूत बोले। और साथ ही वो आगे लिखते हैं कि हमारी कोशिशों का मतलब कभी कभी बड़े झटके लेना, ऐसी लड़ाइयां लड़ना जो हम में से किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। आखिरकार हमने एक प्रभाव डाला है, जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा। हमारे काम के जरिए कम से कम आंशिक रूप से रेगुलेटर्स के द्वारा 100 व्यक्तियों पर दीवानी और आपराधिक आरोप लगाए गए, जिसमें अरबपति और रईस वर्ग के लोग शामिल हैं। हमने कुछ ऐसे साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हमें हिलाने की जरूरत थी। और इसी में जो है ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद 30 कंपनियों पर रिसर्च की, रिपोर्ट उजागर की। रिपोर्ट के जारी होने के अगले ही दिन इन कंपनियों के शेयर में औसतन 15% की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयर में औसतन 26% की गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट में उन रिपोर्ट्स की लिस्ट भी दी है जिन पर सितंबर 2020 से अब तक कंपनी रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है। तमाम आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसी के साथ जो है अब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन है। ट्रंप की वापसी के बीच फर्म बंद करने की घोषणा ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। और साथ ही आरोप बीच में हिंडनबर्ग पर भी लगा था। द मिंट ने उस रिपोर्ट छापी थी कि जैसे ही अडानी ग्रुप पर उन्होंने आरोप लगाए, उससे उन्होंने $4 मिलियन से ज्यादा का कारोबार किया था, यानी कि फायदा लिया था शॉर्ट सेलिंग करके ही शेयर्स की। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन एक बड़ा सवाल यही कि आखिर जिस कंपनी ने तहलका मचाया, जिसकी रिपोर्ट ने तहलका मचाया, तमाम आरोप जिस पर लगे, रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाए, वो कितने तथ्यों के करीब थे, वो कितनी सच्चाई के करीब थे, ये पूरा मामला कोर्ट में है। लेकिन उसे बंद होने का आखिर कारण क्या है, किस वजह से वो बंद हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।